हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण के सिद्धांत। ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपका हर जगह ही पूछा जाता है, चाहे आप CTET से लेकर आप नेट की तैयारी कर रहे हो। नेट में आपके फर्स्ट पार्ट में आपको देखने को मिलेगा जो आपका फर्स्ट पेपर होता है। ये आपका CTET में भी आता है, ये BEd में भी, आपका MEd में भी, आपका MA एजुकेशन में भी, या आप किसी भी PG को कर रहे हो तब जब आप UGC नेट देते हो तो उसके फर्स्ट पेपर में आ जाता है। तो लगभग ये आपका एक ऐसा टॉपिक है जो हर बार पूछा ही जाता है और इससे क्वेश्चन जो है आपके आते ही है। चाहे आप नॉर्मल पेपर दे रहे हो किसी PG के या फिर MA वगैरह, तब भी आएगा, और जब आप BEd MEd करोगे तब भी ये टॉपिक आपका पूछा ही जाता है। तो ये आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया। आज हम इसे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ये हम आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिस्कस करेंगे। तो जो भी चैनल के साथ नया जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहें। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, शिक्षण के सिद्धांत, टीचिंग प्रिंसिपल। जब हम टीचिंग करते हैं तो उसके लिए हमारे कुछ प्रिंसिपल हम निर्धारित करते हैं, उसी के बेस पर जो हम टीचिंग कराते हैं। तो शिक्षण विधियां दो प्रकार के सिद्धांतों पर आधारित है। ये आपके दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका सामान्य, दूसरा होता है आपका मनोवैज्ञानिक। फर्स्ट हो गया आपका जनरल प्रिंसिपल्स, दूसरा हो गया आपका साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। तो ये आपके दो प्रकार के होंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपके जनरल प्रिंसिपल, जो कि आपके सामान्य प्रिंसिपल होते हैं। सबसे पहला आपका सिद्धांत आता है, वो आता है प्रेरणा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको मोटिवेशन होना जरूरी है। जब आप टीचिंग करते हो तो उसके लिए अगर आपको कोई भी मोटिवेशन नहीं है तो आप टीचिंग नहीं कर पाओगे। ऐसे होता है, यह बच्चों के बीच नई बातें जानने की जिज्ञासा को उत्पन्न करता है। जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हो तो उनके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए कि आप ये जो चीजें पढ़ रहे हो ये क्यों पढ़ रहे हो, इस चीज से रिलेटेड उनके अंदर प्रेरणा होनी जरूरी है। तभी वो क्या कर पाएंगे, उस चीज में इंटरेस्ट ले पाएंगे, नई नई चीजों को सीखने के लिए तैयार हो पाएंगे। तो ये हो गया आपका फर्स्ट सिद्धांत। इसके बाद जो है आपका सेकंड सिद्धांत, वो है आपका गतिविधि का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। फ्रोबेल की एक किंडरगार्टन की अवधारणा है, जो कि आपको पता होगा कि फ्रोबेल ने ही आपका किंडरगार्टन का कॉन्सेप्ट दिया था। इसी पर आधारित है कि हमें दोनों प्रकार की आपकी गतिविधियां करानी चाहिए, शारीरिक भी और मानसिक, दोनों को हमें सम्मिलित करना चाहिए, ताकि बच्चे जो है आपके मानसिक रूप से भी विकसित हो सके और आपके शारीरिक रूप से भी। तो इसी वजह से जो है इसमें गतिविधियां का जो आपका एक्टिविटी का प्रिंसिपल है वो इंक्लूड किया गया है कि हमें बच्चों को एक्टिविटी के थ्रू जो है पढ़ाना चाहिए। इसके बाद जो है आपका रुचि का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। बच्चों को किस चीज में इंटरेस्ट है, किस चीज में उनकी रुचि है, उसी के अकॉर्डिंग हमें अपनी टीचिंग मेथड यूज करने चाहिए। हमें जितनी भी विधिया है उसी के अकॉर्डिंग करनी चाहिए। तो ये हो गया शिक्षार्थी व समुदाय के बीच वास्तविक रुचि पैदा करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता को बढ़ाया जा सकता है। हम क्या करेंगे इस सिद्धांत से, जिस बच्चे के अंदर जिस प्रकार की रुचि, अगर हम उसी के अकॉर्डिंग उसे आगे लेकर जाएंगे तो बच्चा बहुत ही अच्छा कर पाएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से वो सीख पाएगा। तो ये हो गया आपका इंटरेस्ट का सिद्धांत। इसके बाद है आपका जीवन के साथ जोड़ने का सिद्धांत। जब आप किसी को टीचिंग कराते हो तो हमें क्या करना चाहिए, ये आपके न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी बताया गया कि हमें इस प्रकार की टीचिंग करानी चाहिए ताकि हम उनके जीवन से उन्हें रिलेट कर पाए। अब आप कुछ चीज बच्चों को ऐसी पढ़ा रहे हैं जो उनके जीवन से कभी रिलेट नहीं कर पा रहे, तो बच्चा कैसे समझेगा। तो हमें इस तरह के कॉन्सेप्ट, इस तरह की विधि अपनानी चाहिए कि बच्चे को उन्हें अपने जीवन से रिलेट कर पाने में सुविधा मिल सके। ऐसे यहाँ पर दिया हुआ है कि जीवन एक निरंतर अनुभव है। हमारा जीवन में जो है हम अलग प्रकार के एक्सपीरियंस लेते रहते हैं और शिक्षण अधिक स्थायी रूप से जीवन के साथ जुड़ा है, क्योंकि हमारी लर्निंग जो है वो लाइफ टाइम है। हम पूरी लाइफ जो है अपनी लर्निंग करते रहते हैं किसी ना किसी तरीके से। तो यही कारण है कि हमें अपनी जो लर्निंग है वो हमें अपने जीवन से जोड़नी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ, ये हमारा जो है अगला प्रिंसिपल हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया। अगला सिद्धांत है आपका निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट एम। जो आपका एम है आप उसी के अकॉर्डिंग जो है आप अपनी टीचिंग कराओगे। यह सिद्धांत शिक्षण संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग व सीखने पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है। जब आपके पास कोई निश्चित उद्देश्य होगा, आपका कोई एम फिक्स होगा, तो आप जो है अच्छे से टीचिंग कर पाओगे, अच्छे से आप लर्निंग कर पाओगे। तो यही होता है जब आप कहीं पर भी जा, जैसे कि अब आपका जो है नेट क्लियर करना एम है, तो आप क्या करोगे, आप नेट के अकॉर्डिंग ही अपनी पढ़ाई करोगे। तो ऐसे ही होता है जब आपके पास कोई निश्चित उद्देश्य होता है, निश्चित एम होता है, तो आप अपनी लर्निंग जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाते हो। इसके बाद आपका अगला है व्यक्तिगत मतभेदों को पहचानने का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल डिफरेंसेस।
कि हमारे बीच में क्या होता है, सब बच्चे अलग अलग प्रकार के होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस सब में मिलेगा। तो इसी को पहचानने का सिद्धांत है कि टीचर जब पढ़ा रहा है तो उसे पता हो कि जरूरी नहीं इस बच्चे ने जो है जल्दी पढ़ लिया तो अगले वाला बच्चा भी बहुत जल्दी से चीजें समझ जाएगा। तो यही कारण है कि व्यक्तिगत मतभेदों को पहचानने का सिद्धांत भी टीचर के अंदर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हर छात्र ज्ञान, मनोदृष्टि, योग्यता, क्षमता, सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य, जो उनका बैकग्राउंड होता है आपका सोशल या इकोनॉमिक्स, वो भी सबका अलग अलग होता है। उनकी क्षमता, उनकी कैपेसिटी भी अलग होती है और उनका ज्ञान, उनकी नॉलेज, सबकी हर चीजें अलग है। हर व्यक्ति जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस रखता है। तो यहाँ पर दिया है संदर्भ में भिन्न है। शिक्षण पद्धति को ऐसा तैयार किया जाना चाहिए कि सभी छात्रों को जो है जीवन में समान अवसर का लाभ वो उठा सके। तो यही है कि आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस होने के बाद भी हमें बच्चों को इस तरीके से तैयार करना है कि वो अपने जीवन में सभी जो है समान रूप से लाभ उठा सके। वो अपनी टीचिंग का, अपनी लर्निंग का, वो अपने जो एजुकेशन ले रहे हैं उसका वो बेनिफिट ले सके। अगला है आपका चयन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। ज्ञान का क्षेत्र दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। जैसे कि आपको पता है नॉलेज का जो पहले के अकॉर्डिंग है और अब के अकॉर्डिंग है, नॉलेज में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आ रहे हैं। शिक्षक और शिक्षार्थियों को उद्देश्यों का आघात मतलब अपडेटेड और अधिक प्रासंगिक सामग्री को लाने में सक्षम होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो करते हैं, अब जो हम पढ़ रहे हैं उसमें क्या हमें अपडेटेड रहना चाहिए। हमारी नॉलेज जो है उस चीज से रिलेट करनी चाहिए। जो हमारे जीवन में सारी चीजें चल रही है हमें अपडेट रहना ही चाहिए। यही आपका होता है सिलेक्शन का सिद्धांत, कि हमें ऐसी ऐसी चीजों का सिलेक्शन करना चाहिए जो हमारे जीवन में आपके काम आ रही है। हमें उन चीजों में अपडेट रहना चाहिए। अगला है आपका योजना का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। हर शिक्षक के निश्चित समयबद्ध टाइम बाउंड उद्देश्य होता है, मतलब सबका अलग अलग टाइम फिक्स होता है। टीचरों का उनका निश्चित समय है, फिक्स टाइम है और इसलिए शिक्षण संसाधनों का उपयोग अनुकूलतम बनाने के लिए व्यवस्थित होना चाहिए। कि हमें जो हमारा जो टाइम है उसके अंदर हमें ऐसा करना चाहिए कि जो हम टीचिंग करें वो बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाए, बहुत ही इफेक्टिव हो हमारी। तो इस चीज की हमें व्यवस्था करनी चाहिए। अगला है आपका विभाजन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन। अधिगम को सरल बनाने हेतु विषयों की इकाइयों में विभाजित किया जाना चाहिए और इकाइयों के बीच यथासंभव स्थापित भी किया जाना चाहिए। इन्होंने क्या कहा कि जो टीचर होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसा नहीं करते कि आपकी पूरी बुक हो गई और इसे एक ही दिन में आपके सामने उलट देते हैं, नहीं करते ना। क्यों? क्योंकि उसे अलग अलग इकाइयों में बांटेंगे, अलग अलग आपकी यूनिट डिवाइड होगी, उसके अंदर अलग अलग आपके चैप्टर डिवाइड होंगे। जिससे क्या होगा, आप एक एक टॉपिक जो है बच्चों को समझाओगे तो बच्चा इजीली गेन कर पाएगा। क्योंकि कोई भी बच्चा एक दिन में सारी चीजें अपने दिमाग में नहीं भर सकता। तो धीरे धीरे अच्छे से तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो उससे क्या होती है, उनकी लर्निंग बहुत अच्छी होती है और आपका जो अधिगम है वो भी आपका इफेक्टिव होगा। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन का मतलब ये है कि हम छोटे छोटे पार्ट में बच्चों को डिवाइड करके जब चीजें सिखाते हैं तो वो जल्दी से सीख लेते हैं। अगला है आपका संशोधन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिफाइनमेंट। शिक्षण को अधिक स्थायी बनाने के लिए अर्जित ज्ञान को तुरंत और बार बार संशोधित करना चाहिए। जो आपने ज्ञान एक्वायर किया है उसमें क्या करना चाहिए, आपको समय समय पर संशोधन करना चाहिए। आपको जो चीज आपने सीख ली, ऐसा थोड़ी है कि आप उसे ही मानते रहोगे, उसमें थोड़ा आप बढ़ाओगे, आपका ज्ञान भी बढ़ेगा, उसमें अगर कोई कमी होगी आप उसमें भी सुधार करोगे। तो यही होता है आपका संशोधन का सिद्धांत, आपका प्रिंसिपल ऑफ रिफाइनमेंट। कि आपको ने जो चीजें सीखी है अगर उसमें कुछ कमी है तो आप उसे क्या करोगे, अच्छे से करोगे, अपने ज्ञान को बढ़ाओगे, उसमें जो भी आपकी इंप्रूवमेंट होनी है आप उसे करोगे। अगला है आपका 11, सर्जन तथा पूर्ण सर्जन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ करेक्शन एंड रिकरेक्शन करना। आपका क्रिएशन करना, क्रिएशन मतलब आप नई नई चीजों को डेवलप करोगे, नए नए तरीके से चीजों को सोचोगे। तो इसमें दिया हुआ है यह सिद्धांत कक्षा के वातावरण में हास्यपूर्ण और रचनात्मक बनाने के लिए अति आवश्यक है। इससे क्या करोगे, आप क्रिएटिविटी करोगे, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अलग अलग तरीके से सिखाओगे, उनकी जो मेंटल डेवलपमेंट है आप उन्हें विकसित करोगे। तो ऐसे जो है आपके अलग अलग तरीके होते हैं जिससे आप चीजों को क्रिएट कर सकते हो, बच्चों को आपको क्रिएटिव बनाना है। तो यही आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी कहता है, एनसीईआरटी भी कहता है कि हमें बच्चों को क्रिएटिव बनाना है, बच्चों को अलग अलग तरीके से वो बच्चे सोच पाए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कर पाए, समस्या का समाधान खोज पाए, वही हमें यहाँ पर करना है। अगला है आपका लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। तो आपका डेमोक्रेसी का क्या है कि आपको पता है कि आपके संविधान में भी क्या दिया है कि आपको डेमोक्रेसी दिया है कि लोकतांत्रिक होना चाहिए, कि बच्चा जो पढ़ना चाह रहा है आपको उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाना है। तो ऐसे यहाँ पर दिया है, ये सिद्धांत छात्रों को विभिन्न गतिविधियों की योजना बनाने, उनके क्रियान्वयन पर बल देता है। ये शिक्षार्थियों के आत्मविश्वास, आत्मसम्मान को विकसित करने में सहायता करता है। जो बच्चा, जो लर्नर सीख पा रहा है
आप उसी के अकॉर्डिंग वहां पर योजनाएं बनाओगे, जहां पर उसे डिफिकल्टी हो रही है आप उसके अकॉर्डिंग काम करोगे, ना कि आप अपने खुद के अकॉर्डिंग। आप टीचर और टीचिंग कर रहे हो लेकिन आप बच्चों के अकॉर्डिंग करो, बच्चों को जिस चीज की नीड होगी आप उसी के अकॉर्डिंग उसे वहां पर पढ़ाओगे। तो ये हो गया आपका लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत, हमें डेमोक्रेसी वहां पर अपनानी है। अगला है आपका मनोवैज्ञानिक, आपका साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल। इसमें देखते हैं आपके कौन कौन से सिद्धांत इंक्लूड किए गए हैं। अभी तक हमने जो पढ़े वो आपके जनरल प्रिंसिपल थे, अब आपके आ गए साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल। तो सबसे पहला सिद्धांत है आपका प्रेरणा तथा रुचि का सिद्धांत। अभी हमने इस जर्नल में भी पढ़ा था कि बच्चों के अंदर मोटिवेशन और इंटरेस्ट होना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग हमें पढ़ाना चाहिए। तो ऐसे यहाँ पर दिया है, शिक्षक को यह समझना चाहिए कि हर छात्र का एक अलग मनोवैज्ञानिक सत्व है और एक छात्र को उसकी प्रेरणा और जरूरतों की पहचान करवा कर ही प्रेरित किया जा सकता है। बच्चों में क्या है, आपके अलग अलग आपकी मोटिवेशन है, अलग अलग उनका इंटरेस्ट है, तो ये हमें जानना चाहिए। ये हमारा आपका मनोवैज्ञानिक पक्ष हो गया, आपका साइकोलॉजिकल पक्ष हो गया। तो टीचर को इस चीज को समझना चाहिए कि अगर बच्चे को मैथ में इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो ये उसका साइकोलॉजिकल फैक्टर है, ना कि उसके अंदर किसी चीज की कमी है। क्या पता वो बच्चा आपका आर्ट में ज्यादा बेस्ट कर पाता हो। तो ये सब चीजें जो है टीचर को इन चीजों का ज्ञान होना चाहिए, तभी ये आपके टीचिंग प्रिंसिपल्स हैं। अगला है आपका मनोरंजन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एंटरटेनमेंट। मनोरंजन लंबी अवधि तक चलाने वाली कक्षाओं की थकान मिटाता है, एक रास्ता को तोड़ता है, यह छात्रों को पुनः सीखने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। जो आपका एंटरटेनमेंट है ये भी आपका जरूरी है। क्यों जरूरी है? ये मनोवैज्ञानिक पक्ष के अकॉर्डिंग जरूरी है, क्योंकि जब हम किसी चीज से थक जाते हैं, उब जाते हैं, जब हमें उसमें थोड़ा मनोरंजन मिल जाता है तो उससे हमारी थकान दूर होती है, उससे हमारी जो बोरियत है वो खत्म होती है। तो यही यहाँ बात बताया कि जब हम फिर दोबारा से सीखते हैं तो हमें ऊर्जा प्रदान करता है, नई एनर्जी के साथ चीजें सीखते हैं। अगला है आपका पुनरावृत्ति और अभ्यास का सिद्धांत। आपका साइकोलॉजिकल ये कहता है कि जब हम किसी चीज को दोबारा करते हैं, हम रिपीटेशन के थ्रू करते हैं, हम उसका अभ्यास बार बार करते हैं, तो वो चीजें हमारे माइंड में फिक्स हो जाती है, हम वो चीजें को बहुत ही अच्छे से कर पाते हैं। तो ये यहाँ पर दिया है, यह सिद्धांत विशेष रूप से छोटे बच्चों के संदर्भ में सत्य है। आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं हम उन्हें एक ही चीज को हम क्यों रिपीट करने को कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, आप बच्चों को जैसे छोटे बच्चों को ए देते हो तो हम उसे क्या कहते हैं, इस ए को आप 25 बार लिख के आओ, कई बार लिख के आओ। क्यों? क्योंकि वो उस तरीके से बनाना सीख जाएगा, उसे अभ्यास हो जाएगा, वो बार बार रिपीट करेगा तो उसे वो तरीका समझ में आ जाएगा कि हाँ ऐसे करके जो है ए बनाना होता है। तो ये हो गया आपका रिपीटेशन का सिद्धांत हो गया। अगला है आपका रचनात्मकता तथा आत्म अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करने का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर ये क्या दिया है, यह सिद्धांत विशेष रूप से गणित तथा भाषाओं को सिखाने के विषय में लागू होता है। इसमें क्या होता है, हम बच्चों को क्रिएटिविटी के थ्रू लेकर जाते हैं कि जरूरी नहीं एक बच्चे ने जो है ड्राइंग वो ऐसे बनाई है, उसके अंदर जो भी आपके हट है, जो उसने वहां पर झोपड़ी बनाई है वो ऐसे बनाई है, तो अब सब बच्चों जो है इसी प्रकार से बनाएंगे। नहीं, क्या करेंगे, बाकी बच्चे अपने तरीके से बनाएंगे, तो वो क्या होगी, आपकी क्रिएटिविटी हो गई। तो इसी प्रकार से क्या करेगा, वो खुद को एक्सप्रेस करेंगे कि हाँ ये चीज जो है मैंने ऐसे की है। यही आपका रचनात्मकता हो गया कि अलग अलग तरीके से हम बच्चों को सिखाएं और एक्सप्रेस करें कि बच्चा किस प्रकार से सीख पा रहा है। बच्चों को मौका दे कि आप खुद के बारे में बताओ, आप क्या चीजें किस प्रकार से करते हो। ये हो गया आपका। अगला है आपका सहानुभूति और सहयोग का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिंपैथी एंड कोऑपरेशन। यह सिद्धांत छात्रों को प्रेरित करने के लिए आवश्यक है। आपने देखा होगा अगर टीचर अच्छे नहीं मिलते बच्चों को तो बच्चे जो है डेवलप हो भी नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो उल्टा डेवलप होने की बजाय वो नीचे चले जाते हैं। क्योंकि वहां पर क्या होता है, बहुत से टीचर क्या करेंगे, बच्चों को डांटेंगे, धमकाएंगे, लेकिन क्या करना पड़ता है, हमें बच्चों को सहानुभूति देनी पड़ती है। जहाँ पर उन्हें प्रॉब्लम है उनके साथ हमें फ्रेंडली तरीके से उनके साथ आना पड़ता है ताकि वो अपनी प्रॉब्लम में शेयर कर पाए, हम उनकी समस्या को समझे, उन्हें सहयोग दे पाए। जहाँ पर भी आपको उनकी हेल्प करनी है आप वहां पर उनकी हेल्प कर पाओ। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता। टीचर क्या करते हैं, टीचर इस प्रिंसिपल को अपनाते ही नहीं है। वो बच्चों को क्या मानेंगे कि हम टीचर हो गए, बस हमें बच्चों को धमकाना है, पीटना है, डांटना है, बस हम यहाँ के नेता हो गए, बस ये सब जो है हमारे, आप कह सकते हो कि कर्मचारी है, बस हमें इन पर जो है ऑर्डर देना है। आजकल ये चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे जो है आपके पास आए हैं तो आप उनके साथ अच्छे तरीके से व्यवहार कीजिए, आप उन्हें सहयोग दीजिए, जहां पर उन्हें प्रॉब्लम है आप उनकी वहां पर हेल्प कीजिए। अगला है आपका प्रबलन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या है, आपने किसी बच्चे ने बहुत अच्छा वर्क किया तो आपने क्या कहा, वाओ बेटा आपने बहुत अच्छा किया, आप आगे भी इससे बेटर करके दिखाना। तो इससे क्या मिलेगा, हाँ भाई टीचर ने आज मेरी तारीफ की तो मैं और भी अच्छा काम करूंगा। तो उससे क्या मिलेगा, रिफोर्समेंट मिल गया, उसे पुनरावलन मिल गया, अब बच्चा और भी ज्यादा काम करेगा। तो ये क्या होता है, ये होता है छात्रों को वंचित व्यवहार के लिए
पुरस्कृत किया जाना। वंचित व्यवहार का मतलब क्या है, आप जो उससे व्यवहार चाहते हो, आप चाहते हो कि हाँ बच्चा पढ़ाई में अच्छा बनता रहे, बच्चा पढ़ाई में ध्यान लगाए, तो आप उसी तरीके से कहोगे कि बेटा अगर तुम ये करोगे ना तो तुम ऐसे, मतलब उसे आप पॉजिटिव तरीके से समझाओगे कि आपने ये बहुत अच्छा किया, आप अगली बार इस तरीके से करोगे तो ये और भी अच्छा लगेगा। तो बच्चा करेगा कि हाँ भाई टीचर ने मेरी तारीफ की है, मैं इसे इस तरीके से भी कर सकता हूँ। तो ये क्या हो गया, आपका पुरस्कार कर दिया आपने, उसे रीइंफोर्समेंट बच्चों को दे दिया। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट होता है। अगला है आपका इंद्रियों को प्रशिक्षण प्रदान करने का सिद्धांत, ट्रेनिंग सेंस ट्रेनिंग। अगला है आपका इंद्रियों को प्रशिक्षण प्रदान करने का सिद्धांत, ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस। शिक्षण में मल्टीमीडिया का प्रयोग स्थायी अधिगम, स्टेबल लर्निंग के प्रयोजन से किया जाता है। यहाँ पर क्या है, जो आपके सेंसेस का यूज है ये भी हमें बच्चों को कराना आना चाहिए, क्योंकि हम उन्हें ट्रेनिंग दे कि उनके जो सेंसेस है वो किस प्रकार काम करते हैं। क्योंकि जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि मल्टीमीडिया का प्रयोग स्थायी अधिगम है, कि हम अलग अलग तरीके से यूज कर अधिगम को स्थायी कर सकते हैं, स्टेबल बना सकते हैं। तो यही होता है आपका इंद्रियों को प्रशिक्षण के थ्रू, कि हमने उनका मतलब पांचों ज्ञान इंद्रियां उनकी यूज की, उसके अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाया सारे सेंसेस का यूज करके। आपने पढ़ा होगा गांधी का 3H, उसमें भी यही था कि हमें हेड को भी यूज करना चाहिए, हमें माइंड को भी यूज करना चाहिए, हमें उसके हार्ट का भी यूज करना चाहिए। तो इसी प्रकार से हम सारी इंद्रियों का यूज करके बच्चों को ज्यादा बेटर समझा सकते हैं। अगला है आपका उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रेमिडियल टीचिंग। रेमिडियल टीचिंग जो है अपने आप में एक अलग कॉन्सेप्ट है, इससे रिलेटेड मैं आपको एक अलग वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी, लेकिन फिलहाल हम शॉर्ट में समझ लेते हैं आपकी उपचारात्मक शिक्षण क्या है, आपकी रेमिडियल टीचिंग क्या है। इसमें क्या होता है, अगर बच्चा कहीं पर गलती कर रहा है, बच्चे को किसी चीज में प्रॉब्लम है, तो आप क्या करोगे, आप उसे बताओगे बेटा इसमें आप गलती कर रहे हो, पहले तो आपने उसमें पहचान लिया, फिर आप उसको उपचार दोगे कि बच्चा गलती किस प्रकार से कर रहा है और इसका समाधान क्या है। वही आपका हो गया उपचारात्मक, कि आपने गलती समझी, बच्चा गलती कहाँ कर रहा है, फिर उसके बाद में आपने उसका उपचार किया, वो हो गया आपका उपचारात्मक शिक्षण। ये इसमें क्या होता है, यह सिद्धांत शिक्षकों को अपनी त्रुटि को पहचान करने और समस्या के बीच समाधान का सुझाव देने में मदद करता है। कि आपको कहीं पर कोई गलती दिखाई दे रही है तो आप उसे पहचानोगे पहले, तो हाँ भाई ये गलती क्यों हुई, किस कारण, फिर उसके बाद जो है उसकी आप समाधान करोगे, उसका उचित समस्या का समाधान क्या है, आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढोगे। वही होता है आपके रेमेडियल टीचिंग। आपको कहीं पर प्रॉब्लम दिखी तो आपने उसका सोल्यूशन खोजना स्टार्ट कर दिया, वहां पर आपने सोल्यूशन दिया, ये होता है आपका उपचारात्मक शिक्षण। तो ये थे आपके टीचिंग के प्रिंसिपल, जितने भी आपके टीचिंग के प्रिंसिपल थे वो सारे मैंने आपको डिस्कस कर दिए। ये आपके टीचिंग के प्रिंसिपल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि आप किस टॉपिक पर जो है वीडियोस चाहते हो। आप अपने टॉपिक जो है सजेस्ट कर सकते हो, उनमें से जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे मैं उन पर वीडियो जल्दी ही आपके लिए लेकर आऊंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही था। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग EN लर्नर।